हेलो एवरीबॉडी, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट पॉलिटिकल साइंस क्लास 12th एनसीईआरटी जो है हमारी वर्ल्ड पॉलिटिक्स। और ये जो वीडियो है उन सभी के लिए यूजफुल रहने वाली है जो यूजीसी नेट की प्रिपरेशन कर रहा है पॉलिटिकल साइंस के लिए, या पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, या कोई भी पॉलिटिक्स एंड इंटरनेशनल रिलेशन वाले सब्जेक्ट्स के लिए, या फिर आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं और ऑप्शनल आपका सब्जेक्ट है, या आप जीएस में भी इसको यूज कर सकते हैं, खासकर प्रिलिम्स में भी इसका यूज आता है। अगर आप सीयूईटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो सीयूईटी में भी आपका काम आएगा। तो ये पूरी की पूरी जो लेक्चर सीरीज है बहुत इंपॉर्टेंट है सभी के लिए, क्योंकि ये हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो टाइम वेस्ट नहीं करते, फटाफट स्टार्ट करते हैं इसको। देखिए, ये जो हमारा पहला चैप्टर है कोल्ड वॉर एरा। अगर हम वर्ल्ड पॉलिटिक्स को समझते हैं ना, तो उससे पहले मैं आपको कुछ चीजें समझा देता हूं। देखिए, सबसे पहले क्या था, पूरी दुनिया को अगर आप समझे कि पूरी दुनिया में क्या चल रहा था, तो वर्ल्ड वॉर फर्स्ट जो हुआ था, हमारा वर्ल्ड वॉर फर्स्ट हुआ था 1914 में। इससे पहले दुनिया बहुत अलग तरीके से फंक्शन करती थी। जो इंटरनेशनल रिलेशन थे, वर्ल्ड पॉलिटिक्स थी, वो बिल्कुल अलग थे। लेकिन वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के बाद बनाया जाता है 1919 में लीग ऑफ नेशन। ठीक है, क्योंकि ये वर्ल्ड वॉर खत्म हो जाता है 1918 में। उसके बाद लीग ऑफ नेशन बनाया जाता है। लेकिन उसके बाद भी धीरे धीरे क्या आपको देखने को मिलेगा कि यूरोप में एक और वर्ल्ड वॉर होता है, जिसको हम कहते हैं वर्ल्ड वॉर सेकंड, जो हिटलर के द्वारा बेसिकली स्टार्ट किया गया था। और यहां पर ये होता है आपका 1939 से स्टार्ट होता है और 1945 में आपका खत्म होता है। ठीक है, तो ये पूरी की पूरी यहां पर मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। लेकिन ये वर्ल्ड वॉर खत्म होने के बाद दुनिया में एक नया वॉर स्टार्ट हो जाता है, जिसको कहते हैं हम कोल्ड वॉर। ठीक है, वॉर दो तरीके के होते हैं, एक को हम हॉट वॉर कहते हैं, एक को हम कोल्ड वॉर कहते हैं। इससे पहले जो ये वर्ल्ड वॉर हुआ था, ये हॉट वॉर था। इसमें क्या होता है कि जो आर्मी है वो आपस में लड़ती है, एक कन्वेंशनल वॉर होता है, वेपन्स का यूज होता है। लेकिन कोल्ड वॉर के अंदर एक्चुअली में आपको ऐसा कोई वॉर देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन हाँ, आपको एक तरीके से कॉन्फ्रंटेशन देखने को मिल सकती है। फॉर एग्जाम्पल, आप इसका सामान नहीं खरीदेंगे, फिर अलायंस बन जाएंगे। आपने क्लास में भी देखा होगा कि दोस्तों का ना ग्रुप बन जाता है, कि एक दोस्त बोलता है कि उस ग्रुप दूसरे ग्रुप के जो दोस्त है किसी से बात नहीं करेंगे, एक अलायंस बनाने लगते हैं। एक दूसरे के काम में अगर वो कुछ भी काम कर रहे हैं तो उसको परेशान करने के लिए बुली करने लगते हैं। तो इस तरीके की चीजें करनी स्टार्ट कर दी थी वर्ल्ड पॉलिटिक्स में भी। ठीक है, वो सारी की सारी चीजें हम यहां देखेंगे। तो इस चैप्टर में मैं आपको एक बार बता देता हूं कि इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले तो हम वर्ल्ड वॉर में थोड़ा सा आपको वर्ल्ड वॉर के बारे में बताऊंगा, जो 1939 से 1945 तक चला था। उसके बाद स्टार्टिंग ऑफ कोल्ड वॉर, कोल्ड वॉर स्टार्ट हुआ, क्यों हुआ, कब हुआ, ये सारी चीजें आपको एक्सप्लेन करूंगा। और कोल्ड वॉर जब स्टार्ट होता है, और इसी को हम कहते हैं इमरजेंस ऑफ टू पावरफुल ब्लॉक्स, जैसे कि यूएसए जो कैपिटलिस्ट था, और यूएसएसआर एक तरीके से सोशलिस्ट बोल दो, कम्युनिस्ट बोल दो, तो वो यूएसएसआर स्टार्ट हो जाता है। और इन दोनों के ना दो अलायंस बनते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कि मान लीजिए क्लास में दो दोस्त हैं। अब क्लास बढ़ जाएगी, कुछ लोग इसकी तरफ चले जाएंगे, कुछ लोग इसकी तरफ चले जाएंगे, कुछ लोग होंगे जिनको इनसे कोई लेना देना नहीं, वो अपनी दुनिया में मस्त है। ठीक है, तो इस तरीके से एक ग्रुप बन गया था, एक ब्लॉक बन गया था अमेरिका का, एक ब्लॉक बन गया था यूएसएसआर का। और यहां पर उनके काफी सारे अलायंस थे, और उन्होंने उन अलायंस को बनाने के लिए कुछ एग्रीमेंट, कुछ पैक्ट्स किए थे, वो हम यहां पर समझेंगे। यहां पर एक बहुत बड़ा मेजर टर्निंग पॉइंट आता है, जिसको हम कहते हैं क्यूबन मिसाइल क्राइसिस। ऐसा लगा था दुनिया में कि फिर से एक बार न्यूक्लियर वॉर हो सकता है, क्योंकि उससे पहले जो न्यूक्लियर बॉम्ब ड्रॉप किया गया था, एटॉमिक बॉम्ब ड्रॉप किया गया था, वो अमेरिका ने किया था। वो सिर्फ एक तरफ से था। लेकिन यहां पर क्यूबन मिसाइल क्राइसिस में ऐसा लगने लगा था कि अब दो कंट्री आपस में न्यूक्लियर वेपन यूज कर सकती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए समझना। उसके बाद चैलेंजेस ऑफ बाइपोलैरिटी। अब ये जो बाइपोलैरिटी थी, मैंने बताया ना, ये जो दो ग्रुप बने हैं, इन दोनों ग्रुप के सामने एक चैलेंज आया था, जिसको हम कहते हैं चैलेंजेस ऑफ बाइपोलैरिटी। और उसका चैलेंज क्या था? नैम। नैम का मतलब है नॉन अलाइंग मूवमेंट। यानी कि जैसे मैंने बताया कि क्लास में कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो इन दोनों में से किसी के साथ नहीं जाएंगे, अपनी दुनिया में मगन रहेंगे। तो वो कौन थे? नैम। नैम आपको आगे एक्सप्लेन करूंगा कि कौन थे, कहां से फाउंड किया था, किस तरीके से स्टार्ट हुआ। फिर इसी पूरे के पूरे सिचुएशन में एक न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर स्टार्ट होता है। ठीक है, टू कैटर द एस्पिरेशंस ऑफ लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज, जैसे कि मोस्टली नैम कंट्रीज। अब क्या था कि अगर आप समझे इस पूरी की पूरी चीज को, तो आपको समझ में आएगा कि जब पूरी दुनिया फंक्शन कर रही थी ना, तो दो ब्लॉक में डिवाइड है। एक यूएसए का ब्लॉक है, एक यूएसएसआर का ब्लॉक है, और एक है थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज, जैसे कि जो कंट्रियां नई नई आजाद हुई हैं, जैसे 1947 में इंडिया आजाद हुआ, इंडिया से पाकिस्तान निकला है। ठीक है, इस तरीके से अफ्रीका की भी कंट्री है काफी सारी जिनको आजादी मिली थी। तो वो सब आपको देखने को मिलेगा। अब ये दोनों की दोनों ना अब कोशिश कर रहे थे इन थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज को अपनी तरफ मिलाने के लिए। तो
तो इसलिए इनके लिए कोई डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स, ठीक है, फंड एलोकेट करना, ये सब, तो इसी को कहा गया है न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर, ठीक है। तो यहां पर हम वो भी समझेंगे। उसके बाद हम समझेंगे इंडियाज रोल एंड वेरियस आर्म ट्रीटीज। इंडिया का क्या रोल था इस पूरे के पूरे कोल्ड वॉर में, और कौन कौन सी आर्म्स ट्रीटीज हुई थी, वो सारी की सारी चीजें हम यहां पर समझने वाले। ऑलराइट, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि कोल्ड वॉर था क्या बेसिकली। मैंने ऑलरेडी जैसा आपको एक्सप्लेन किया कि कोल्ड वॉर में एक्चुअली हम वॉर नहीं करते, बट एक तरीके का कॉन्फ्रंटेशन चलता रहता है। हम ट्रेड किसी के साथ व्यापार नहीं करेंगे, दूसरों को भी नहीं करने देंगे, ठीक है। तो इस तरीके की चीजें चलती रहती है, और जो आज भी आपको देखने को मिलेगा कि अमेरिका रशिया पर सैंक्शंस लगा रहा है, ईरान को भी बुली कर रहा है, तो इस तरीके से वो सारी की सारी चीजें। तो जैसे ही वर्ल्ड वॉर फर्स्ट खत्म होता है, स्टार्ट होता है 1914 में और खत्म होता है 1918 में, उसके बाद एक नया वर्ल्ड ऑर्डर स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। दुनिया में एक नया वर्ल्ड ऑर्डर स्टार्ट हो जाता है, जो आपको देखने को मिलेगा लीग ऑफ नेशन के अंडर फंक्शन करता है एक तरीके से, ठीक है, 1919 में। लेकिन ये लीग ऑफ नेशन जो था ना, वो मोस्टली सेंटर्ड था यूरोप में। अब यूरोप में आपको एक और कंट्री देखने को मिलेगी, ब्रिटेन, ठीक है, ब्रिटेन। अब इसी ब्रिटेन ने पूरी दुनिया में कब्जा किया हुआ था, अपनी अपनी कॉलोनीज बनाई हुई थी। इंडिया पे जो कब्जा किया हुआ था, इंडिया पर भी राज कर रहे थे, वो यही कर रहे थे। और वहीं पर यूरोप में ही ये सारी चीजें सेंटर्ड थी। लीग ऑफ नेशन भी एक तरीके से यूरोप के अंदर ही सेंटर्ड थी, वहीं पर मेन फंक्शन करता था, क्योंकि उनका काम क्या था, मेजरली यूरोप को देखना, क्योंकि बाकी अदर कंट्री तो किसी ना किसी यूरोपियन कंट्री के गुलाम है, कॉलोनी है, तो उनको इतना ज्यादा बाकी और देशों से कोई लेना देना नहीं था, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि ये जो लीग ऑफ नेशन है ना, ये फेल कर जाती है। क्यों? क्योंकि लीग ऑफ नेशन को बनाया क्यों था? देखिए, इमेजिन कीजिए कि अगर आपके घर में 4-5 आप भाई बहन हैं और घर में माँ बाप ना हो, तो माँ बाप नहीं होंगे तो क्या होगे, आपस में एक दूसरे से लड़ना स्टार्ट कर दोगे, ठीक है, बाल नोचने लगोगे। वैसे ही जैसे ही घर पे आपके ऊपर कोई बड़ा होगा, तो वहां पर क्या होगा, आप शायद नहीं लड़ोगे, आपको उनका डर होगा। तो दुनिया में जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था, तो यही कहा गया कि पूरी दुनिया के ऊपर एक सुपर बॉडी नहीं है कंट्रोल करने के लिए, इसलिए आपस में लड़ रहे हैं। तो उसके लिए आप क्या काम करो, एक लीग ऑफ नेशन बना दो। तो लीग ऑफ नेशन बना तो दिया, लेकिन लीग ऑफ नेशन फेल कर गया। जिस जो उसका मोटिव था कि और फर्दर कोई वॉर ना हो, फर्दर कोई लड़ाई ना हो दुनिया में, उसको वो रोक नहीं पाया। क्यों? क्योंकि लीग ऑफ नेशन में ज्यादातर वही लोग थे जो लड़ रहे थे, ठीक है। तो वो आगे हम कभी और बड़ी चीजें पढ़ेंगे, जैसे कि मान लीजिए हम पॉलिटिकल साइंस पढ़ेंगे ना, जो हमारा ग्रेजुएशन और यूजीसी नेट का होता है, वहां पे और डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा, क्योंकि यहां पर आपको बस बेसिक समझने हैं। 12th एनसीईआरटी में बेसिक ही समझने के लिए होता है। लीग ऑफ नेशन फेल कर गया, जिसकी वजह से क्या हुआ, वर्ल्ड वॉर सेकंड हुआ। 1939 से 1945 में आपको देखने को मिलेगा वर्ल्ड वॉर होता है। और 1945 के बाद आपको देखने को मिलेगा कि दुनिया में दो मेजर पावर आती है, जिसको हम कहते हैं यूएसए और यूएसएसआर, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, बहुत बड़ी चीज थी। पहले मैं आपको वर्ल्ड वॉर सेकंड का बता देता हूं। वर्ल्ड वॉर सेकंड था, वर्ल्ड वॉर सेकंड जो हुआ था, वो बेसिकली दो मेजर ग्रुप्स के बीच में था। एक ग्रुप का नाम था एक्सिस, एक का नाम था एलाइड। एक्सिस में था आपका जर्मनी, जर्मनी से एडोल्फ हिटलर, इटली से था आपका ये मसोली, और उसके बाद जापान से था आपका हिरोहिटो, ठीक है। तो ये नाम है, थोड़े से नाम इटालियन है, ये मेरे को से अच्छे से प्रोनाउंस नहीं होते, तो डोंट माइंड, ठीक है। मेजर है, मैं आपको नॉलेज दे रहा हूं, वो उस पर ज्यादा फोकस कीजिए। तो मेजर कंट्री थी जर्मनी, इटली, जापान, एक्सिस ग्रुप में। और एलाइड में था आपका यूएसए, यूएसएसआर, यूके, चाइना। यूएसए से था फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट, यूएसएसआर से जोसेफ स्टालिन, यूके से विंस्टन चर्चिल, और चाइना से था आपका ये चियांग काई शेक, ठीक है। अब इसको याद कैसे करें? देखिए, अर्थ आपने देखा है, ये है अर्थ और ये है उसके एक्सिस पॉइंट, ठीक है। पूरी दुनिया किसके इशारों पे घूम रही है? ये एक्सिस के इशारों पे घूम रही है। तो उसी वजह से आप इसको याद रख सकते हैं कि पूरी दुनिया में जो वर्ल्ड वॉर हो रहा था, किसकी वजह से हो रहा था? एक्सिस की वजह से हो रहा था। और उसको लड़ कौन रहा था? अगेंस्ट में एलाइड लड़ रहा था, यूएसए, यूएसएसआर, यूके, चाइना। तो हमेशा याद रखना, यूएसए और यूएसएसआर एक साथ थे, ठीक है। इवन दो दोनों की आइडियोलॉजी अलग थी, ये कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजी को फॉलो करता था और ये एक तरीके से कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी को फॉलो करता था। तो दोनों की आइडियोलॉजी बहुत अलग थी, लेकिन ये एक ही साथ लड़ रहे थे। अब क्या होता है कि ये जो वर्ल्ड वॉर सेकंड है, ये खत्म हो जाता है, लेकिन खत्म होता कैसे है? देखिए, आपने ओपनहाइमर मूवी देखी है? अमेरिका को जो न्यूक्लियर पावर, एटॉमिक पावर दी थी, वो ओपनहाइमर ने दी थी, ठीक है। ओपनहाइमर ने ये जो बॉम्ब बनाया, तो अमेरिका ने क्या काम किया, जापान की दो सिटीज, क्योंकि मोस्टली जर्मनी, इटली, ये सब सरेंडर कर चुके थे, सिर्फ जापान बचा हुआ था। और एक आपने पर्ल हार्बर का भी नाम सुना होगा, ये इंसिडेंट बहुत फेमस है, इतना डीप नहीं जाते। तो अमेरिका ने क्या काम करा, जापान की दो सिटीज को सिलेक्ट किया, हिरोशिमा और नागासाकी, और
ये डिसाइड किया कि हम यहां पर बॉम्ब ड्रॉप करेंगे। तो एटॉमिक बॉम्ब ड्रॉप करते हैं। जो हिरोशिमा पर बॉम्ब ड्रॉप किया जाता है उस बॉम्ब का कोड था लिटिल बॉय, और नागासाकी पे जो बॉम्ब ड्रॉप किया गया था उसका नाम था फैटमैन। तो याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये दोनों के दोनों। और जैसे ही ये बॉम्ब ड्रॉप करते हैं, ये इनकी डेट्स भी मैं आपको बता देता हूं, 6 अगस्त और 9 अगस्त को, ठीक है। हिरोशिमा पे 6 अगस्त और आपका नागासाकी पे 9 अगस्त को ये बॉम्ब ड्रॉप किया गया था 1945 में। अब जैसे ये बॉम्ब ड्रॉप होता है वैसे ही ये वॉर खत्म हो जाता है, जापान सरेंडर कर देता है, क्योंकि आज तक इतना पावरफुल बॉम्ब जो एटॉमिक बॉम्ब था वो दुनिया में किसी ने नहीं देखा था, जो अब अमेरिका के हाथ लग चुका था। ठीक है। नाउ अब क्या होता है, ये जो लीग ऑफ नेशन, इस लीग ऑफ नेशन की वजह से ये पूरा का पूरा हुआ था, क्योंकि ये फेल कर गया था इन चीजों को कंट्रोल करने में, वो कंट्रोल नहीं बना पाया, जिसकी वजह से ये वॉर हुआ। वैसे वॉर होने के बहुत सारे रीजन है, वो हम बाद में पढ़ेंगे। नाउ इसको सक्सीड करता है क्या, यूनाइटेड नेशन। बहुत सारी कंट्रियां मिलके, जिसमें यूनाइटेड नेशन में अमेरिका भी होता है, मेनली अमेरिका ही डोमिनेट करता है यूनाइटेड नेशन को, यहां पर उसको रिप्लेस कर देते हैं लीग ऑफ नेशन को यूनाइटेड नेशन से। ठीक है। अब यूनाइटेड नेशन बना कैसे वो भी मैं आपको बता देता हूं। 1939 से 1945 तक जब ये वॉर चला है, ठीक है, जब ये वॉर चला है क्या, वर्ल्ड वॉर, इसी के बीच में 1941 में अगस्त में रूजवोल्ट और चर्चिल, रूजवोल्ट कहां के थे, यूएसए के, चर्चिल कहां के थे, ब्रिटेन के, यूके के, ठीक है, इन दोनों ने मिलकर एक अटलांटिक चार्टर को ड्राफ्ट किया। इन्होंने बोला कि हम जो अब आने वाली दुनिया का विजन देख रहे हैं वो विजन कैसा है, हमारे कुछ गोल्स हैं। गोल्स क्या है, वो गोल है कि हम सभी को फ्रीडम ऑफ स्पीच दे, फ्रीडम ऑफ रिलीजन दे, फ्रीडम फ्रॉम फियर दे और फ्रीडम फ्रॉम वांट। ठीक है। इन चारों के प्रिंसिपल के बेस पर अटलांटिक चार्टर को ड्राफ्ट किया गया था कि हम ये चार फ्रीडम प्रोवाइड कराएंगे, जिसके बाद धीरे धीरे इसको काफी सारी कंट्रीज ने अडॉप्ट किया। तो इनिशियली याद रखिएगा 25 अप्रैल 1945 को 50 कंट्रीज एक साथ आई और उन्होंने इसको एक तरीके से, जो यूएन का चार्टर था, चार्टर ड्राफ्ट था, इसको इनिशियलाइज किया, इसको स्टार्ट किया कहां पर, सैन फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया में। ठीक है। उसके बाद 25 जून 1945 को इसको अडॉप्ट कर लिया गया, 26 जून 1945 को इसको साइन किया गया। ठीक है। और मेजर डेट है आपके लिए 24 अक्टूबर 1945, इस दिन यूएन चार्टर इन्फोर्स हुआ था। तो क्वेश्चन आ जाता है आपसे कि यूएन डे कब आता है, तो यूएन डे याद रखिएगा 24 अक्टूबर 1945। ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। नाउ अब ये जो वर्ल्ड वॉर था ना, वर्ल्ड वॉर टू, ठीक है, वर्ल्ड वॉर टू के बाद अब आइडियोलॉजिकल वॉर स्टार्ट हो जाता है। आइडियोलॉजिकल वॉर कैसे, जैसे मैंने बताया कि अमेरिका और यूएसएसआर एक तरफ एक साथ लड़ रहे थे। अब यहां पर क्या था, इससे पहले समझिए, सबसे पहले क्या आया, कैपिटलिज्म आया। ठीक है। सबसे पहले कैपिटलिज्म आया। अब ये जो कैपिटलिज्म है इसको काउंटर करने के लिए कार्ल मार्क्स ने थ्योरी दी कम्युनिज्म की। ठीक है। कम्युनिज्म आया कि दुनिया को हमें क्या करना पड़ेगा, इस कैपिटलिज्म को उखाड़ फेंकना पड़ेगा और पूरी दुनिया में कम्युनिज्म का राज स्टेब्लिश करना पड़ेगा, तभी जो लेबर के साथ, जो गरीबों के साथ अत्याचार हो रहा है उसको हम यहां पर एक जस्टिस प्रोवाइड करा सकते हैं। क्योंकि अभी तक पूरी दुनिया की वेल्थ पे जो कब्जा कर रखा है इन अमीरों ने, इन कैपिटलिस्ट लोगों ने कर रखा है, इसलिए हमें कम्युनिज्म लाना पड़ेगा। तो यहां पर कैपिटलिज्म की आइडियोलॉजी किसकी थी, वेस्ट की। वेस्ट में सबसे मेन क्या था, अमेरिका। ठीक है। और ईस्ट में अगर आप जाएंगे तो आपको मिलेगा यूएसएसआर। तो यूएसएसआर आपको देखने को मिलेगा, यूएसएसआर कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी को फॉलो करता था और यूएसएसआर चाहता था कि ये पूरी दुनिया में हम कम्युनिज्म को स्टेब्लिश कर दे। इस वजह से आपको देखने को मिलेगा कि दो मेजर कंट्रीज के बीच में, जो यूएसएसआर और यूएसए, जैसे ही वर्ल्ड वॉर खत्म होता है उसके बाद कोल्ड वॉर स्टार्ट हो जाता है। ठीक है। अब ये जो कोल्ड वॉर है ये सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके लिए आपको बैलेंस ऑफ पावर का ये कॉन्सेप्ट होता है वो समझना पड़ेगा। बैलेंस ऑफ पावर क्या होता है, आप एक दुकान वाले के पास जाइए, एक तरफ वो वेट रखेगा और एक तरफ आप जो भी सामान लेने आए वो रखेगा, उन दोनों को बैलेंस करेगा तभी आपको देगा। तो यहां पर क्या करने लगे, फॉर एग्जाम्पल अभी यूएसए है, अब ये यूएसएसआर है। अगर हम दोनों को आर्मी के टर्म्स में देखें या वेपन के टर्म्स में देखें तो यूएसए के पास तो एटॉमिक बॉम्ब आ गया, यूएसएसआर के पास एटॉमिक बॉम्ब नहीं है। तो क्या बैलेंस है, यहां पे नहीं है, बैलेंस नहीं है। तो यहां पे यूएसएसआर क्या काम करेगा, इसको बैलेंस बनाने के लिए वो भी एटॉमिक पावर को एक्वायर करने की कोशिश करेगा, वो भी सोचेगा उसके पास भी न्यूक्लियर पावर आ जाए। ठीक है, चलो दोनों के पास न्यूक्लियर पावर आ गई, अब क्या कोशिश करेंगे कि भैया ये अपनी इकोनॉमी को डेवलप करने की कोशिश करेगा। तो यूएसएसआर को क्या लगेगा कि भैया नहीं, हमारी इकोनॉमी डेवलप नहीं है, तो वो भी डेवलप करने की कोशिश करेगा। चलो फाइनेंशियली भी आपने इक्वल कर लिया, फिर आप क्या काम करोगे, ये बोलेगा कि मैं चार दोस्त,
चार कंट्रियों को अपने साथ मिला लूंगा, चार दोस्तों को अपने साथ मिला लूंगा। यूएसएसआर क्या करेगा, वो भी ये बोलेगा कि मैं भी अपने साथ चार पांच कंट्रियों को मिला लूंगा। तो इसी को कहते हैं कि जब भी आप, चाहे वो फाइनेंशियल लेवल पर हो, चाहे वो मिलिट्री लेवल पर हो, चाहे वो अलायंस लेवल पर हो, कभी भी आप जब बैलेंस करने की कोशिश करते हैं दूसरी कंट्री से, जब आप टारगेट कर रहे होते हैं तो आप हर चीज बैलेंस करने की कोशिश करते हैं। अगर आप बैलेंस नहीं करेंगे तो क्या करेगा, जो पावरफुल होगा वो आपको डोमिनेट कर देगा, वो आपके अगेंस्ट चला जाएगा, आपको कभी भी आप पे अटैक कर सकता है। ठीक है, जैसे आप देखिए यूक्रेन और रशिया के बीच में अगर हम बैलेंस ऑफ पावर देखें तो रशिया सबसे ज्यादा पावरफुल है, यूक्रेन नहीं है, इसीलिए तो रशिया ने यूक्रेन की पिटाई कर दी। तो आपको समझना पड़ेगा बैलेंस ऑफ पावर बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है इंटरनेशनल रिलेशंस में। ओके। नाउ अब बात करते हैं कि जो कोल्ड वॉर है ना, कोल्ड वॉर का आउटकम क्या था। इसमें यूएसए और यूएसएसआर जो थे ये सुपर पावर राइवल्स की तरह बाहर निकल कर आए। अभी तक पूरी दुनिया में आप देखिए क्या चल रहा था। सिर्फ देखिए, सबसे पहले क्या था, ब्रिटेन पूरी दुनिया पर कब्जा करके बैठा था, सबसे पावरफुल था ब्रिटेन। फिर क्या हुआ, धीरे धीरे ये पावर शिफ्ट हो गई किस पर, यूएसए पे। ठीक है, अब यूएसए पावरफुल हो गया, अब यूएसए को काउंटर करने कौन आ गया, यूएसएसआर। ठीक है, यूएसएसआर। अब दो पावरफुल कंट्री आ गई, आपस में लड़ रही हैं, ये बोल रहा है मैं पावरफुल बनूंगा, ये बोल रहा है मैं पावरफुल बनूंगा। तो इस तरीके से इन दोनों के बीच में ये कोल्ड वॉर स्टार्ट हो जाता है, और यहीं पर स्टार्ट होता है आपका इमरजेंस ऑफ टू पावरफुल ब्लॉक्स, जिसको हम कहते हैं टू पावरफुल ब्लॉक्स। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि आपने बहुत बार सुना होगा फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री, सेकंड वर्ल्ड कंट्री, थर्ड वर्ल्ड कंट्री, ये है क्या। इसको मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। देखिए, पूरी दुनिया आज के टाइम पर तीन चीजों में डिवाइड है। कौन कौन सी, फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज। फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज वो कंट्रीज है जो कैपिटलिस्ट कंट्री है, जो डेवलप्ड कंट्रीज है, जैसे कि अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, ये सब चीजें किसमें आती है, फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज में। फिर आता है आपका सेकंड वर्ल्ड कंट्रीज, जो बेसिकली सोशलिस्ट या सोशलिस्ट तो नहीं कहूंगा, ये कम्युनिस्ट बेसिकली ज्यादातर जो है, जो इनिशियली आपका यूएसएसआर है। तो ये सारी की सारी चीजें क्या थी, सेकंड वर्ल्ड कंट्रीज। फिर आता है आपका थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज। थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज वो थी जो न्यूली इंडिपेंडेंट थी और जो डेवलपिंग थी, जैसे इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफ्रीका की बहुत सारी कंट्रियां, इनको कहा जाता है थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज। ठीक है, ये एक कॉन्सेप्ट है, ये जो टर्म है ये वेस्ट ने दिया है। ठीक है, पूरी दुनिया में जो मेजर टर्मिनोलॉजीज चलती है वेस्टर्न एकेडमिक्स के अकॉर्डिंग चलती है, जो उन्होंने ये टर्म्स दिए हुए हैं। अब क्या है कि बैलेंस ऑफ पावर बिटवीन यूएसए एंड यूएसएसआर लेड टू टू पावरफुल ब्लॉक्स। ठीक है, अब ये जो बैलेंस ऑफ पावर था, मैंने बताया ना यूएसए और यूएसएसआर, इन दोनों के बीच में बैलेंस ऑफ पावर का एक रेस स्टार्ट हो जाता है, चाहे वो आर्म्स के टर्म्स में हो कि भाई हमें भी न्यूक्लियर पावर लेना है या फिर हमें भी अलायंस बनाना है, तो ये सब चीजें। तो उसके लिए इन्होंने क्या काम करा, कुछ अलायंस बनाए। जैसे अब इसको ऐसे समझो कि यहां पर मान लीजिए अमेरिका है, यहां पर मान लीजिए यूएसएसआर, और बीच में कौन है, यूरोप है, ये यूरोप है। ठीक है, अगर आप मैप देखेंगे तो मैप में आपको पता चलेगा कि ये जो यूरोप और रशिया है ना, यूएसएसआर, ये लैंड मास से कनेक्टेड है, ये पूरा कनेक्टेड है, इजिली इधर से उधर मूव कर सकते हैं। लेकिन अमेरिका में आप मूव नहीं कर सकते, अमेरिका तक जाना है तो आपको बाय एयर जाना पड़ेगा, बाय शिप जाना पड़ेगा, क्योंकि वाटर बॉडी बीच में आ जाती है। अब यहां पर अमेरिका को ये लगने लगा कि ये जो कैपिटलिस्ट है, इसको ये कम्युनिस्ट कंट्री धीरे धीरे क्या काम करेगी, इन सबको बर्बाद कर देगी। ठीक है, इन सबको बर्बाद कर देगी। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, इस यूएसएसआर को रोकना पड़ेगा। तो उसको रोकने के लिए उन्होंने क्या काम करा, एक पूरे के पूरे वेस्टर्न एरिया को मिलाकर, अब देखिए ये जो यूरोप है ना, यूरोप दो पार्ट में डिवाइड था। ये यहां पर आपका यूएसएसआर है, ये आपका यूएसए, मैं लिख देता हूं यूएसए, और ये आपका यूएसएसआर है। ठीक है, ये आपका यूरोप है। अब यहां पर ये एक अलायंस बनाते हैं, जिसको हम बोलते हैं वेस्टर्न अलायंस। वेस्टर्न अलायंस में क्या था, यूरोप की जो वेस्टर्न कंट्रीज थी ये कैपिटलिस्ट कंट्री थी, और ये ईस्टर्न कंट्रीज थी ये यूएसएसआर के इन्फ्लुएंस में थी, तो ये भी धीरे धीरे कम्युनिज्म की तरफ जा रही थी। ठीक है, ये यूएसएसआर की तरफ थी, और ये आपका वेस्टर्न में आपका अमेरिका की तरफ थी, कैपिटलिस्ट कंट्रीज थी। तो यहां पर अमेरिका क्या काम करता है, इन वेस्टर्न कंट्रीज के साथ मिलकर अलायंस बनाता है। ठीक है,
अब अलायंस का नाम क्या था? एक सबसे पहले तो मिलिट्री अलायंस बनाते हैं, ठीक है? मिलिट्री अलायंस बनाते हैं, मिलिट्री अलायंस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो नेटो बनाते हैं, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। नॉर्थ अटलांटिक का मतलब क्या है? आपने देखा होगा कि अर्थ के बीच में से एक इक्वेटर जाता है और यूरोप और अमेरिका के बीच में यहाँ पे अटलांटिक ओशियन है। उसके बाद यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा इंडियन ओशियन है, फिर उसके बाद पैसिफिक ओशियन है। तो ये जो है आपका इक्वेटर, इक्वेटर के इधर की जो कंट्रीज है इसको कहते हैं नॉर्थ अटलांटिक, ठीक है? तो यहां पर नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन आती है आपकी अप्रैल 1949 में। ये एक मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन थी, तो याद रखिएगा क्या थी ये? मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन। और इनकी ना एक फिलॉसफी थी कि ये जितनी भी कंट्री हैं नेटो के अंदर, अगर एक कंट्री पर अटैक होगा तो ये माना जाएगा सभी पर अटैक होगा। वो ऐसा क्यों क्यों फिलॉसफी रखी? इमेजिन कीजिए कि यहां पर ऐसे एक कंट्री है, दो कंट्री है, तीन, चार, पांच, छह, सात, आठ, और इधर क्या है आपका? यूएसएसआर है, इधर आपका अमेरिका है। अगर यूएसएसआर मान लीजिए इस एक कंट्री पर अटैक कर रहा है और ये सारे बोलेंगे यार हम पे थोड़ी कर रहा है, वो तो इस पे कर रहा है, हमें क्या लेना देना। तो ऐसे धीरे धीरे एक एक करके वो सारी कंट्रीज पर क्या काम करेगा? कब्जा कर लेगा, और यहां पर अमेरिका देखता रह जाएगा। इसलिए इन्होंने क्या बोला कि अगर एक भी कंट्री पर अटैक होगा, ये मानेंगे हम सब पर अटैक हुआ है, और इसी वजह से हम सारे मिलकर फिर उस कंट्री पर अटैक करेंगे जो भी हम पर, यानी कि नेटो मेंबर्स पर अटैक करेगा। ओके। उसके बाद एक और बनाते हैं। इन्हें लगता है कि भाई सिर्फ यूरोप तक सीमित रहना, लिमिटेड रहना यूरोप तक, ये काम नहीं चलेगा। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? एक और बनाना पड़ेगा। इन्होंने बनाया सीटो, ठीक है? साउथ ईस्ट एशियन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन 1954 में बनाया था। इसका जो मोटिव था वो था कलेक्टिव डिफेंस अलायंस, ठीक है? अगेन ये भी एक मिलिट्री पैक्ट है। एग्जाम में आपसे पूछ लेता है कि ये पॉलिटिकल अलायंस था या फिर इकोनॉमिक अलायंस था, तो याद रखिएगा ये सारे मिलिट्री अलायंस है जो मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है? इसमें मेजरली 8 कंट्रीज थी, यूएसए, यूके, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, पाकिस्तान, फिलीपींस, थाईलैंड, न्यूजीलैंड, ठीक है? ये सारी कंट्रीज थी सीटो के अंदर। तो आप देखिए सीटो के अंदर ना एक इंपॉर्टेंट कंट्री आपको नजर आ रही है, पाकिस्तान। ये मैं आपको हाईलाइट क्यों कर रहा हूं आगे बताऊंगा। इसके बाद एक और करते हैं सेंटो। सेंटो का मतलब होता है सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, और ये इसको बगदाद पैक्ट भी कहते हैं। 1959 में बना था, 1979 में ये बंद हो गया था, डिसबैंड कर दिया था। मिलिट्री अलायंस है ये भी। 5 मेंबर थे, इराक, ईरान, पाकिस्तान, ठीक है? पाकिस्तान में उस वक्त, क्योंकि ये 1955 की बात हो रही है, उस टाइम का बांग्लादेश भी आता था, क्योंकि बांग्लादेश सेपरेट हुआ था पाकिस्तान से कब? 1971 में, ठीक है? जो उससे पहले ईस्ट पाकिस्तान के नाम से था। टर्की, यूके। तो इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा। एक तो मैप जरूर देखिए कि सीटो और सेंटो में कहां कहां कौन कौन सी कंट्री है वर्ल्ड मैप के ऊपर, तब जाकर आपको ज्यादा समझ में आएगा। देखिए इसमें भी अगेन सेंटो में भी पाकिस्तान है। और मैं आपको ये क्यों बता रहा हूं, क्योंकि यहां पर जब 1971 में इंडिया और पाकिस्तान का वॉर होता है, तो अमेरिका इंडिया को सपोर्ट नहीं करता, पाकिस्तान को सपोर्ट करता है। वो उसका रीजन ही ये था क्योंकि सीटो सेंटो का मेंबर था पाकिस्तान। पाकिस्तान एक फ्रेंड था, मिलिट्री अलायंस में था अमेरिका के साथ, इसलिए वो पाकिस्तान को ज्यादा सपोर्ट करते थे, क्योंकि उनके लिए पाकिस्तान ज्यादा इंपॉर्टेंट था यूएसएसआर को काउंटर करने के लिए। और इंडिया तो ना ही अमेरिका के साथ था ना यूएसएसआर के साथ था, इंडिया ने ज्वाइन किया हुआ था नैम, ठीक है? आगे पढ़ेंगे हम। इसी वजह से उनको इंडिया इंडिया से कोई लेना देना नहीं था, इसलिए वो इंडिया के अगेंस्ट थे, ठीक है? नाउ अब बात करते हैं, दूसरा ब्लॉक बनता है यूएसएसआर, ईस्टर्न ब्लॉक जिसे कहते हैं, ईस्टर्न अलायंस, ठीक है? हमने वेस्टर्न अभी समझ लिया, यहाँ पे वेस्टर्न था, वेस्टर्न यूरोप से रिलेटेड था, वेस्टर्न अलायंस कहते हैं, ठीक है? नाउ दूसरा है ईस्टर्न अलायंस। ईस्टर्न अलायंस में किसका अलायंस की बात करेंगे हम? यूएसएसआर की, ठीक है? कम्युनिस्ट बोल लो, सोशलिस्ट बोल लो, ठीक है? अब ईस्टर्न अलायंस में कौन था? ईस्टर्न अलायंस में एक तो ईस्टर्न यूरोप था, मैंने बताया यूरोप दो पार्ट में डिवाइड था, एक ईस्टर्न यूरोप, एक वेस्टर्न यूरोप, ठीक है? तो ईस्टर्न यूरोप यूएसएसआर के साथ था। अब यहां पर ये एक पैक्ट करते हैं, पैक्ट का नाम था वॉर्सोवा पैक्ट 1955 में, ठीक है? 1955 में ये वही सीटो सेंटो के टाइम की बात हो रही है, ठीक है? वॉर्सोवा पैक्ट, क्योंकि यहां पर भी बैलेंस ऑफ पावर करेंगे ना, क्योंकि यूएसए ने क्या काम करा? यूएसए ने कितने सारे दोस्त बना लिए, अब यूएसएसआर भी बैलेंस ऑफ पावर करेगा। अब बैलेंस ऑफ पावर करने के लिए उसने क्या काम किया? सीटो उसने वॉर्सोवा पैक्ट किया, और यहां पर बनाया काउंटर मिलिट्री पैक्ट, ठीक है? काउंटर मिलिट्री पैक्ट था किसके साथ? ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज के साथ। अब यूरोप दो पार्ट में डिवाइड हो चुका था, वेस्टर्न यूरोप किसके पास है? वेस्टर्न यूरोप है अमेरिका के साथ, और ईस्टर्न यूरोप है यूएसएसआर के साथ। अब ये इस तरीके से दो ब्लॉक बन चुके हैं, एक ईस्टर्न ब्लॉक, एक वेस्टर्न ब्लॉक, ओके? सो यूएसएसआर, चाइना,
ये मिलकर किसको काउंटर कर रहे थे? सीटो, सेंटो, ठीक है? और भी काफी अदर रीजनल कंट्रीज थी जैसे कि नॉर्थ कोरिया, नॉर्थ वियतनाम, इराक। तो ये भी इनके भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल थे। लेकिन सबसे मेजर रोल था यूरोप का, ईस्टर्न यूरोप, वेस्टर्न यूरोप, और यहां पर फिर अमेरिका वगैरह और ये पाकिस्तान वगैरह की भी बात आ जाती है। अब एक और कंट्री थी यूगोस्लाविया, ठीक है? यूगोस्लाविया एक तरीके की कम्युनिस्ट कंट्री थी। ये अकेली ऐसी कंट्री थी जिसने यूएसएसआर को ज्वाइन नहीं किया था। याद रखिएगा, आपसे सवाल पूछ लेता है। यूगोस्लाविया ऐसी कम्युनिस्ट कंट्री थी जिसने यूएसएसआर को ज्वाइन नहीं किया था, ठीक है? यूएसएसआर के प्रेसिडेंट कौन थे? जोसेफ ब्रोज टीटो। 1945 से 1980 तक ये वहां के प्रेसिडेंट रहे। इन्होंने मेंटेन रखा था अपना डिस्टेंस किससे? यूएसएसआर से। इन्होंने यूएसएसआर को ज्वाइन नहीं किया था। आज के टाइम पर अगर आप मैप देखेंगे तो ये यूगोस्लाविया बाद में बहुत सारी कंट्रीज में टूट गया। आज के टाइम पे आप देखेंगे ये बाल्कान स्टेट्स बोलते हैं इनको, ठीक है? बाल्कान एरिया में आपको मिल जाएगा। एक बार मैप जरूर देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पूरे कोल्ड वॉर में यूरोप जो था वो सबसे मेजर सेंटर था, ठीक है? मेन एरिया था कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन यूएसए एंड यूएसएसआर। नाउ स्मॉलर स्टेट्स वर हेल्पफुल फॉर द सुपर पावर इन गेनिंग एक्सेस टू। अब ये जो स्मॉल स्टेट्स थे, छोटे छोटे स्टेट्स थे, स्टेट्स का मतलब है कंट्रीज की बात हो रही है, क्योंकि जब हम इंटरनेशनल लेवल पे बात करते हैं ना तो वहां पे स्टेट टर्म को बहुत ज्यादा हम यूज करते हैं। स्टेट का मतलब ये नहीं है उत्तर प्रदेश और एमपी की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है? तो ये जो स्मॉल स्टेट्स थे, इन्होंने सुपर पावर को कैसे हेल्प किया? इन्होंने हेल्प किया वाइटल रिसोर्सेज लाइक ऑयल्स एंड मिनरल, टेरिटरी टू लॉन्च ट्रूप्स एंड वेपन्स, लोकेशन टू स्पाई ऑन अदर्स, इकोनॉमिक सपोर्ट टू पे फॉर मिलिट्री एक्सपेंसेस। अब टेक द एग्जांपल, फॉर एग्जांपल अभी आपने सुना है, कतर का नाम सुना है, ठीक है? कतर का नाम सुना है। अब कतर कंट्री के अंदर काफी सारे बेस हैं। किसके? मिलिट्री बेस हैं। किसके? यूएसए के, ठीक है? अब यूएसए ने यहां पर अपने मिलिट्री बेस बना रखे हैं। अब अगर मिडल ईस्ट में कहीं पर भी कुछ हो जाए तो अमेरिका को इतनी दूर से नहीं आना पड़ेगा, वो कतर के अंदर से ही यहीं से अटैक लॉन्च कर सकता है, यहीं से अपनी आर्मी को डिप्लॉय कर सकता है। अब यहां पर आर्मी वगैरह को मेंटेन करना, शिप वगैरह के लिए, फाइटर जेट्स के लिए ऑयल चाहिए, तो वहां पर ऑयल और मिनरल रिसोर्सेज वहां पे इजिली एक्सेस हो जाते हैं। प्लस वहां से वो रहकर अपने एडवांस वेपन्स को डिप्लॉय कर कर या अपने एडवांस टेक्नोलॉजी को डिप्लॉय कर कर वहां पर स्पाई कर सकते हैं, वहां पर नजर रख सकते हैं एरिया में क्या हो रहा है, ठीक है? तो इस तरीके से ये जो स्मॉलर स्टेट्स हैं वो यहां पर हेल्प करते हैं। जैसे पाकिस्तान एक तरीके से एक टाइम पर बहुत हेल्प करता था अमेरिका की, क्योंकि वो चाइना, यूएसएसआर और इंडिया जैसी कंट्री पर काउंटर करने के लिए, नजर रखने के लिए, क्योंकि अमेरिका पूरी दुनिया को डोमिनेट करना चाहता था। नाउ अब यहां पर हम बात करते हैं एरिना की, ठीक है? कुछ एरिनाज बने थे। कैसे? क्योंकि 1945 में जैसे ही ये कोल्ड वॉर स्टार्ट होता है तो यहां पर यूएसए को भी मौका चाहिए था यूएसएसआर से लड़ाई करने का, और यूएसएसआर को भी मौका चाहिए था यूएसए से लड़ाई करने का। तो इस तरीके से कुछ एरिनाज बने थे जहां पर ये दोनों आपस में ही लड़ने के लिए तैयार थे, कॉन्फ्लिक्ट था। मेजर आप चीज याद रखिएगा, कभी भी ये डायरेक्ट नहीं लड़ते थे, आपस में नहीं लड़ते थे। इन्होंने क्या काम करा? मान लीजिए यहां पर पाकिस्तान है, ठीक है, और यहां पर इंडिया है, तो यूएसए पाकिस्तान को सपोर्ट करेगा, यूएसएसआर इंडिया को सपोर्ट करेगा, और ये आपस में लड़ेंगे। तो इस तरीके की टैक्टिक्स को ये यहां पर यूज करते थे। फॉर एग्जांपल कोरिया में वॉर हुआ 1950 से 1953 तक, ठीक है? पहले कोरिया पेनिनसुला ना में पूरा का पूरा बड़ा पेनिनसुला था, और यहां पर कॉन्फ्लिक्ट था नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया को लेकर, ठीक है? एक कंट्री कैपिटलिस्ट थी, एक की आइडियोलॉजी कैपिटलिस्ट थी, एक की आइडियोलॉजी कम्युनिस्ट थी, ठीक है? नॉर्थ कोरिया आपको पता होगा कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी का है। अब यहां पर ये याद रखिएगा, कोरिया पेनिनसुला जो डिवाइड किया गया था नॉर्थ कोरिया में, और नॉर्थ, क्योंकि इससे पहले क्या था, आप याद रखिएगा, ये एलाइड के अंदर था, एलाइड फोर्सेस के अंडर था जब वर्ल्ड वॉर हुआ। अब एलाइड में कौन था? यूएसए एंड यूएसएसआर। अब जब वर्ल्ड वॉर के बाद यहां पर यह डिसाइड हुआ कि ये जो कोरियन पेनिनसुला है इसको हम डिवाइड कर देंगे नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया में। नॉर्थ कोरिया को कौन एक तरीके से कंट्रोल कर रहा था? यूएसएसआर। और साउथ कोरिया को कौन कर रहा था? यूएसए, ठीक है? और इन दोनों को जब डिवाइड किया गया था तो इस डिवाइड करने वाली लाइन का नाम क्या है? 38th पैरेलल लाइन, ठीक है? 1945 में इससे डिवाइड किया गया था। अब नॉर्थ कोरिया कभी खुश नहीं था इस डिवीजन से, वो कह रहा था कि नहीं नहीं, वो तो पूरे ही एरिया पे कब्जा करना चाहता था। तो इस वजह से नॉर्थ कोरिया ने इन्वेड कर दिया साउथ कोरिया को 1950 में, जिसके बाद यहां पर
नॉर्थ कोरिया को सपोर्ट कर रहा था यूएसएसआर, और साउथ कोरिया को यूएसए सपोर्ट कर रहा था। और यहां पर फिर इसके बाद इसको मीडिएट कराया था नेहरू ने, ठीक है। इस इन दोनों कोरिया कंट्रीज के बीच में मीडिएट कराया था कि ये युद्ध, ये जो वॉर है, खत्म हो जाए। किसके द्वारा? नेहरू के द्वारा। फिर उसके बाद बर्लिन, 1958 से 1962 में बर्लिन होता है। बर्लिन कहां है? आपको देखने को मिलेगा जर्मनी के अंदर। और एक बर्लिन वॉल बना दी जाती है। यहां पर बर्लिन को भी दो पार्ट में, जर्मनी बेसिकली दो पार्ट में डिवाइड था। ईस्टर्न पार्ट जो था जर्मनी का, वो आपको देखने को मिलेगा यूएसएसआर के अंडर था, और वेस्टर्न जर्मनी जो आ गया था वो एक तरीके से कंट्रोल में था अमेरिका के, ठीक है, वेन कैपिटलिस्ट के। और वहां पर एक सिटी थी जो इसको हम कहते हैं बर्लिन, और बर्लिन भी दो पार्ट में डिवाइड था, ईस्टर्न बर्लिन एंड वेस्टर्न बर्लिन, ठीक है। तो बर्लिन वॉल वाज कंस्ट्रक्टेड ऑन 13 अगस्त 1961। यहां पर बर्लिन के अंदर एक वॉल कंस्ट्रक्ट की जाती है जो आपका कम्युनिस्ट और कैपिटलिस्ट को डिवाइड करती है। जिसके बाद ये वॉल, याद रखिएगा, ये वॉल गिर गई थी जैसे ही पूरा का पूरा यूएसएसआर का कोलैप्स हुआ। इस वॉल को तोड़ दिया गया था, इसको हम कहते हैं फॉल ऑफ बर्लिन वॉल, ठीक है, फॉल ऑफ बर्लिन वॉल। और कब? 9 नवंबर 1989। तो आपको इसके ईयर्स याद रखने हैं, कितने साल बाद गिरी थी, और वैसे डेट्स भी याद रखनी है कि कब बनी थी और कब हटाई गई, कब तोड़ी गई थी, ठीक है। और जैसे ही ये वॉल टूटती है वैसे ही जर्मनी का यूनिफिकेशन आपको देखने को मिलेगा, पूरा जर्मनी यूनाइट हो जाता है। फिर आपको एक और चीज देखने को मिलेगी, कोंगो। अर्ली 1960s में जो कोंगो है, यहां पर भी इसी तरीके का आपको कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलेगा। लेकिन यहां पर इसको मीडिएट कराया गया था, यूनाइटेड नेशन के जो सेक्रेटरी जनरल है उनके द्वारा इसको मीडिएट कराया गया था। नाउ, अब एक चीज, सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको मैं बता दूं, अगर आप वर्ल्ड हिस्ट्री समझना चाहते हैं तो आपको टाइमलाइन बनाना पड़ेगा 1914 से, 1914 से 1918। फिर आपको समझना पड़ेगा 1998 में आपका जो लीग ऑफ नेशन बना, उसके बाद 1939 से 1945, फिर 1945 के बाद आपका कोल्ड वॉर स्टार्ट होता है। इस तरीके से पूरी एक लाइन बनानी पड़ेगी, तब जाकर आपको समझ में आएगा, क्योंकि यहां पर आपको डेट्स मिलेंगी कि किस डेट के पास, किस ईयर के पास कहां पर क्या हो रहा है। और जब आप ये कनेक्ट कर लेंगे तो आपको समझ में आने लगेगा, ठीक है। तो ड्यूरिंग 1960s यूएसए एंड यूएसएसआर डिसाइडेड that balance of power can maintain through arms control। अब ये क्या हो रहा है, ये मैं आपको समझा देता हूं। जब इन्होंने देखा कि भाई यूएसए भी बहुत सारे आर्म्स बना रहा है, यूएसएसआर भी बहुत सारे आर्म्स बना रहा है, तो ये इस तरीके से तो कभी ये आर्म्स बनाना खत्म ही नहीं होगा। तो इन्होंने क्या बोला कि हम इतने आर्म्स बनाकर, इतने हथियार बनाकर क्या करेंगे? तो हम तो ऐसा भी कर सकते हैं, जो बैलेंस ऑफ पावर है ना, इसको कंट्रोल भी कर सकते हैं। मान लो मैंने बोल दिया कि 500 न्यूक्लियर वेपन मैं रखूंगा, 500 तू रख ले भाई, ठीक है। तो इस तरीके से क्या हो गया? बैलेंस हो गया। लेकिन हमने कंट्रोल कर लिया, इसको लिमिट लगा दी, वरना ऐसे तो हम बनाते ही चले जाएंगे, हजारों लाखों बना देंगे, ठीक है। तो इसके लिए इन्होंने बोला कि हम क्या है, आर्म्स को कंट्रोल करेंगे। और उन आर्म्स को कंट्रोल करने के लिए कुछ ट्रीटीज आई थी, जैसे एलटीबीटी, लिमिटेड टेस्ट बैंड ट्रीटी। इसको साइन किया गया था 1963 में मॉस्को के अंदर, ठीक है। ये ट्रीटी का काम क्या था? ये ट्रीटी बैन करती थी कि आप जो भी टेस्ट कर रहे हैं, वो टेस्ट कैसे नहीं करना, आपको एटमॉस्फेयर में नहीं करना, आउटर स्पेस में नहीं करना, और वाटर में नहीं करना। यानी कि आप जमीन के अंदर टेस्ट कर सकते हो, लेकिन ना ही आप हवा में कर सकते, ना ही आप स्पेस में कर सकते, और ना ही आप पानी के अंदर इसका टेस्ट कर सकते हो, ठीक है। लिमिटेड टेस्ट बैन ट्रीटी, एलटीबीटी इसका नाम था। ओके, फिर एक और ट्रीटी लेके आई है, इन्होंने बोला कि नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, ठीक है, नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, एनपीटी इसको हम कहते हैं। इन्होंने इसमें बहुत बड़ा गेम खेलने की कोशिश की। 1968 में लेके आए ये मॉस्को के अंदर। इन्होंने बोला कि अलाउज ओनली वेपन स्टेट्स टू हैव न्यूक्लियर वेपन, ठीक है। इन्होंने सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या बोली? सबसे इंपॉर्टेंट इन्होंने ये चीज बोली कि 1 जनवरी 1967 से पहले, इस डेट से पहले, जिस जिस कंट्री ने, जिस जिस स्टेट ने न्यूक्लियर वेपन का टेस्ट कर लिया है, सिर्फ उन्हीं के पास न्यूक्लियर वेपन होगा, उसके अलावा किसी के पास न्यूक्लियर वेपन नहीं होगा, ठीक है। तो जो भी, हर कंट्री को यह ट्रीटी साइन करनी पड़ेगी कि हम न्यूक्लियर वेपन नहीं रखेंगे, ठीक है। बहुत बढ़िया चीज है। अब यहां पर क्या होता है, यहां पर आपको समझना पड़ेगा कि 1945 में अमेरिका ने न्यूक्लियर वेपन ले लिया, फिर 1949 में यूएसएसआर ने ले लिया, यूके ने 1952 में, फ्रांस ने 1960 में, और चाइना ने 1964 में। और ये
पांचों कंट्री वो कंट्री है जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में है, वीटो है इनके पास, P5 कंट्रीज जिसको कहते हैं परमानेंट फाइव। और जैसे ही चाइना के पास भी आ गया तो इन्होंने कंबाइन एक रेजोल्यूशन निकाला कि हम एक डेट फिक्स कर देते हैं 1 जनवरी 1967 से पहले जो कर चुके, यानी कि सिर्फ ये पांच कंट्री ही न्यूक्लियर वेपन रख सकती थी, उसके अलावा और कोई भी कंट्री न्यूक्लियर वेपन नहीं रखेगी। अब ये चीज काफी सारी कंट्रीज को पसंद नहीं आई, जिसकी वजह से कुछ कंट्रियों ने इस पर साइन नहीं किया। तो आपको पता रहना चाहिए कि इंडिया ने, पाकिस्तान ने, इजराइल ने, नॉर्थ कोरिया ने, ठीक है, और साउथ सुडान ने, इन्होंने इस पर साइन नहीं किया हुआ है। ठीक है, किस पर? एनपीटी ट्रीटी पे। ठीक है, इंडिया के पास भी न्यूक्लियर है, पाकिस्तान के पास भी न्यूक्लियर है, नॉर्थ कोरिया के पास भी न्यूक्लियर है। इजराइल ने ओपनली कभी बताया नहीं है, बट सबको पता है इजराइल के पास भी है। तो इन्होंने, मेजर कंट्रीज ये हैं, इन्होंने इस ट्रीटी को साइन नहीं किया। अगर करेंगे तो फिर इनको अपना न्यूक्लियर वेपन छोड़ना पड़ेगा, जो इंडिया कभी नहीं करेगा, क्योंकि इंडिया ये कहता है कि हमारे जो नेबर्स हैं, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, हम ऐसे नेबरों से घिरे हुए हैं, चाइना है, जिसकी वजह से हमें न्यूक्लियर वेपन रखना ही पड़ेगा। लेकिन हम क्या काम करेंगे? हमने एक पॉलिसी बना दी, नो फर्स्ट यूज पॉलिसी, नो फर्स्ट यूज पॉलिसी, और इस पॉलिसी के अंदर हम पहले इस वेपन का यूज नहीं करेंगे, लेकिन अगर किसी ने हम पे किया फिर हम उसको छोड़ेंगे भी नहीं। ओके, तो याद रखिएगा। तो जब ये ट्रीटी लेके आए थे, 1968 तक लाए थे, तो एक डेडलाइन दी थी साइन करने की, जिसको बाद में इनडेफिनेटली टाइम तक एक्सटेंड कर दिया गया था 1995 में। ठीक है, तो याद रखिएगा। एक और ट्रीटी लेके आए थे, एंटी बैलिस्टिक मिसाइल ट्रीटी, एबीएमटी कहते हैं इसको। साइन किया गया था 1972 में मॉस्को के अंदर, और 1972 का टाइम है, तो आप याद रखिएगा इंडिया में क्या हो रहा है, 1971 का वॉर पाकिस्तान के साथ। इसीलिए इंडिया और वर्ल्ड की टाइमिंग को मैच करते हुए चलना कि इंडिया में क्या हो रहा था और वर्ल्ड में क्या हो रहा था, तभी आपको समझ में आएगा। अब मैं बात करता हूं क्यूबन मिसाइल क्राइसिस की। जिस टाइम पे मैंने आपको बताया था कि ऐसा लगा था पूरी दुनिया में कि इंडिया के, यूएसएसआर और यूएसए के बीच में एक न्यूक्लियर वॉर हो जाएगा, पूरी दुनिया डर गई थी। ठीक है, अब यहां पे क्या होता है कि क्यूबा के अंदर कम्युनिस्ट गवर्नमेंट थी। अब क्यूबा कहां पर है? क्यूबा आपको देखने को मिलेगा साउथ अमेरिका का जो एरिया है, वहां पर क्यूबा आपको कंट्री देखने को मिलेगी, यानी कि अमेरिका के बहुत क्लोज है ये कंट्री। अब ये कम्युनिस्ट कंट्री है, और यहां पर अमेरिका इस कम्युनिस्ट कंट्री को हटाना, इस कम्युनिस्ट गवर्नमेंट को हटाना चाहता था। वो चाहता था कि अगर ये कम्युनिस्ट, देखिए, उनके लिए, कैपिटलिस्ट कंट्रीज के लिए कम्युनिज्म इज लाइक अ वायरस। ठीक है, उनके लिए यह था कि एक वायरस है, अगर हमने इसको तबाह नहीं किया, इसको बंद नहीं किया, इसको रोका नहीं, तो ये पूरी दुनिया में फैल जाएगा। तो उसी तरीके से अमेरिका के पास भी एक तरीके का वायरस था, जो अमेरिका चाहता था कि हम इसको हटा दें। और इसको रूल कर रहा था कौन? फिडेल कैस्ट्रो। ठीक है, फिडेल कैस्ट्रो वहां पर क्यूबा के कम्युनिस्ट गवर्नमेंट का हेड था। ओके, और ये जो क्यूबा था, ये एलाई था किसका? यूएसएसआर का, क्योंकि कम्युनिस्ट गवर्नमेंट है, तो मैंने बताया आपको यूएसएसआर की आइडियोलॉजी। और यहां पर क्या होता है, यहां पर जैसे ही यूएसएसआर को पता चलता है कि अमेरिका कुछ करने वाला है क्यूबा में, वहां की सरकार को चेंज करने के लिए, तो चुपचाप बिना किसी को बताए अमेरिका क्यूबा के अंदर अपना एक रशियन बेस बना देता है, वो उसमें कन्वर्ट कर देता है। और उस टाइम पे जो सेक्रेटरी जनरल थे वहां पर, निकिता, तो ये वहां पर इस डिसीजन को लेते हैं और वहां पर इसको ऐसे डिप्लॉय कर देते हैं। 1962 के आसपास आपको देखने को मिलेगा। अब इन 1962 ही प्लेस्ड न्यूक्लियर मिसाइल इन क्यूबा। 1962 में वहां पर रशिया क्या काम करता है, यूएसएसआर क्या काम करता है, क्यूबा के अंदर जो बेस बनाया था वहां पर न्यूक्लियर मिसाइल को डिप्लॉय कर देता है। और जैसे ही ये बात अमेरिका को पता चलती है, कि चुपचाप, कि उन्हें पता भी नहीं लगा और उनके बिल्कुल कंट्री के पास में यूएसएसआर ने न्यूक्लियर वेपन डिप्लॉय कर दिया है, यहां पर एकदम अमेरिका में हलचल बन जाती है। और अमेरिका के उस टाइम पे प्रेसिडेंट थे जॉन एफ कैनेडी। याद रखिएगा, जॉन एफ कैनेडी प्रेसिडेंट थे अमेरिका के। वो डिसाइड करते हैं इसको काउंटर करने के लिए, और जैसे ही वो उसको काउंटर करने के लिए हैवी डिप्लॉयमेंट करते हैं, वो अपनी जो फोर्सेस को एक्टिवेट कर देते हैं, पूरी दुनिया को लगने लगा कि अब ये कोल्ड वॉर हॉट वॉर में कन्वर्ट होने वाला है, यानी कि अब कन्वेंशनल वॉर, वेपन्स का यूज होगा, डायरेक्ट कॉन्फ्रंटेशन होगा। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट था, जो इवेंचुअली कभी हुआ नहीं। ठीक है, वहां पर ये ऐसी कोई लड़ाई नहीं हुई थी, बट एक हीट ऑफ द मोमेंट टाइम बना था। जैसे इंडिया में अभी ऑपरेशन सिंदूर हुआ था ना, तो वो एक तरीके से हीट ऑफ द मोमेंट टाइप हो गया, लेकिन इंडिया ने तो यूज किया ही था। ठीक है, लेकिन वहां पर उस टाइम पर ऐसा कुछ यूज नहीं हुआ था, ये आपको याद रखना है।
नाउ अब मैं आपको कुछ टाइमलाइंस बता देता हूं जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जैसे ही 1945 में वर्ल्ड वॉर सेकंड खत्म होता है, यहां पर अमेरिका के जो प्रेसिडेंट थे, देखिए मैंने फिर से मैं आपको दिखा देता हूं, ये मान लीजिए यूएसए है, ये यूरोप है, ये यूएसएसआर है, ठीक है। और यूरोप भी डिवाइडेड आपका ईस्टर्न यूरोप और वेस्टर्न यूरोप में। अब यहां पर आप समझो कि धीरे 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 यूएसएसआर इधर पूरा का पूरा कम्युनिज्म फैला देता इस पूरे एरिया में। तो इसके लिए अमेरिका को क्या लगा कि अमेरिका को लगा कि उन्हें यूरोप की मदद करनी चाहिए। यूरोप में किसकी, खासकर वेस्टर्न यूरोप की मदद करनी चाहिए, क्योंकि अभी जो वर्ल्ड वॉर हुआ है वो यूरोप के अंदर हुआ है, पूरा यूरोप डिस्ट्रॉय हो चुका है। तो इन्होंने क्या काम करा, यूएसए के जो प्रेसिडेंट थे हैरी ट्रूमैन, इन्होंने एक डॉक्ट्रिन दी, ठीक है, कंटेनमेंट ऑफ कम्युनिज्म की। इन्होंने बोला हमें कम्युनिज्म को कंटेन करना पड़ेगा, एक सीमा तक लिमिट करना पड़ेगा, अगर ये फैलने लगा तो पूरी की पूरी दुनिया में जो कैपिटलिज्म का राज है वो बर्बाद हो जाएगा। चलो, फिर ये क्या काम करते हैं, 1947 से 52 में एक मार्शल प्लान को अनाउंस करते हैं। ये कहते हैं कि ये जो वेस्टर्न यूरोप है ना, वर्ल्ड वॉर सेकंड की वजह से जो डिस्ट्रॉय हुआ है, इसके लिए हम एक मार्शल प्लान अनाउंस कर रहे हैं, यानी कि हम कुछ फंड देंगे ताकि ये पूरी जो वेस्टर्न यूरोप है अपने आप को रीडेवलप कर सके। उसके लिए यहां पर इन्होंने फंड देने के लिए बोला, और देना मजबूरी था। क्यों देना चाहते थे, क्योंकि अगर ये ऐसा नहीं करेंगे तो यहां पर धीरे धीरे यूएसएसआर कब्जा कर लेगा, अगर अमेरिका ऐसा नहीं करता है। ओके, उसके बाद 1948 से 49 बर्लिन ब्लॉकेज होता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट। बर्लिन कहां है, जर्मनी में। उसके बाद मैंने ऑलरेडी बताया 1950 से 53 कोरियन वॉर। 1954 में आपको देखने को मिलेगा डिफीट ऑफ फ्रेंच बाय द वियतनामीज इन डियन हु करके एक वो आइलैंड है, तो वहां पर। ओके, जिसके बाद साइन होता है जेनेवा अकॉर्ड, एंड डिवीजन हो जाता है वियतनाम का। तो जो वियतनाम का डिवीजन होता है उसके लिए आपको देखने को मिलेगा 17th पैरेलल लाइन यहां पर बनाई जाती है, और यहां पर साथ के साथ फॉर्मेशन होता है सीटों का। ओके, सीटों के बाद 1954 से 1975 अमेरिका इंटरवेंशन होता है वियतनाम के अंदर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्रोनोलॉजी आप समझिएगा, क्रोनोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउ 1955 में बगदाद पैक्ट होता है, जिसके बाद सेंटो बनता है। 1956 में सोवियत इंटरवेंशन इन हंगरी। हंगरी एक कंट्री है, वहां पर सोवियत इन्वेड करता है, सोवियत मतलब यूएसएसआर इन्वेड करता है। 1961 में यूएस स्पॉन्सर्ड करते हैं बे ऑफ पिग्स को। बे ऑफ पिग्स इन्वेड करने की कोशिश करते हैं, कहां पर, क्यूबा में, ठीक है। और यहीं पर इसी टाइम पर 1961 में कंस्ट्रक्शन होता है बर्लिन वॉल का, ठीक है। बर्लिन ब्लॉकेड हम मैंने बताया था 1948, और बर्लिन वॉल का कंस्ट्रक्शन होता है 1961, दोनों में कंफ्यूज मत होना। फिर 1962 में क्यूबन मिसाइल क्राइसिस होती है, और यही टाइम था 1962 का इंडिया में भी। देखिए इसका ना फायदा उठाकर, जब पूरी दुनिया क्यूबा में बिजी थी ना, तो उस टाइम पर चाइना ने इस चीज का फायदा उठाया और इंडिया पर अटैक कर दिया। तो इंडिया और चाइना का जो वॉर हुआ था 1962 का, वो भी यहां पर आपको देखने को मिलेगा। तभी मैं कह रहा हूं कि इंडिया में उस वक्त क्या हुआ और दुनिया में क्या हुआ, ये जरूर है आपके लिए समझना, ठीक है। 1965 में अमेरिका का इंटरवेंशन होता है डोमिनिकन रिपब्लिक में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउ उसके बाद 1968 में सोवियत इंटरवेंशन होता है चेकोस्लोवाकिया में। 1972 में यूएस प्रेसिडेंट रिचर्ड निक्सन विजिट करते हैं चाइना। अब ये कौन सा टाइम है, वही टाइम है जब 1971 में इंडिया और पाकिस्तान का वॉर हुआ था, अमेरिका ने पाकिस्तान को सपोर्ट किया था, और यहां पर अमेरिका चाहता था कि वो अपने रिलेशन जो है वो चाइना से इंप्रूव करे, क्योंकि वो एक तरीके से इंडिया को काउंटर करना चाहता था और यूएसएसआर को काउंटर करना चाहता था, ठीक है। और यही टाइम आपको देखने को मिलेगा 1970s में, चाइना ने अपनी इकोनॉमी में काफी बड़े रिफॉर्म्स किए थे, जिसके बाद चाइना आज के टाइम पे इस लेवल पर आ पाया है, ठीक है। 1978 से लेके 1989 में वियतनामीज इंटरवेंशन इन कंबोडिया। फिर 1979 से 89 सोवियत इंटरवेंशन इन अफगानिस्तान। देखिए अफगानिस्तान में सबसे पहले क्या हुआ था कि जो यूएसएसआर था उसने इन्वेड किया अफगानिस्तान को। जब अफगानिस्तान को इन्वेड किया यूएसएसआर ने, तो यहां पर अफगानिस्तान को वेपन्स प्रोवाइड की अमेरिका ने, यूएसए ने। लेकिन जब यूएसए ने इन्वेड किया अफगानिस्तान को 26/11 के बाद, उसके बाद यूएसएसआर ने हथियार दिए अफगानिस्तान को। तो याद रखिएगा पूरी दुनिया में जो वर्ल्ड पॉलिटिक्स होती है, कोई किसी का दोस्त, कोई किसी का भाई, कोई किसी का फ्रेंड
नहीं है, ठीक है, कोई पार्टनर नहीं है, हर कोई अपना इंटरेस्ट देखता है, अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग फंक्शन करते हैं। फिर 1985 में यूएसएसआर का प्रेसिडेंट बन जाते हैं गॉर्बेचेव, ठीक है। ये जो गॉर्बेचेव आते हैं यहां पर ये रिफॉर्म करते हैं कुछ यूएसएसआर के अंदर, जिसके बाद यूएसएसआर कुछ टाइम बाद टूट जाता है, यानी कि अलग हो जाती हैं कंट्रियां वहां पर। 1989 में फॉल ऑफ बर्लिन हो जाता है, देख रहे गॉर्बेचेव के बाद हो रहा है। फॉल ऑफ बर्लिन वॉल होने के बाद मास प्रोटेस्ट होते हैं अगेंस्ट द गवर्नमेंट ईस्टर्न यूरोप के अंदर, वो मैं नेक्स्ट वीडियोस में बताऊंगा ऐसा क्यों हुआ था, ठीक है। 1990s में यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी हो जाता है और 1991 में डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर हो जाता है, और जैसे ही यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन होता है वैसे ही ये कोल्ड वॉर खत्म हो जाता है। डिसइंटीग्रेशन का मतलब क्या है, देखिए रशिया के अंदर 1917 में रशियन रेवोल्यूशन हुआ था, बहुत फेमस है रशियन रेवोल्यूशन। यहां पर उन्होंने गवर्नमेंट बदल दी थी क्योंकि यहां पे रॉयल फैमिली का रूल था, तो उसको चेंज कर कर यहां पर वो एक कम्युनिस्ट गवर्नमेंट ले आए थे। अब ये कम्युनिस्ट गवर्नमेंट लाने के बाद रशिया ने फिर 1922 में काफी सारी कंट्रीज को कंबाइन कर कर यूएसएसआर बनाया, ठीक है। यूएसएसआर का मतलब यूनियन सोवियत क्या था यूएसएसआर का मतलब था यूएसएसआर का मतलब था यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक, ठीक है। तो ये याद रखिएगा 1922 में ये बनाते हैं 15 कंट्रीज के साथ मिलाकर, इंक्लूडिंग रशिया, टोटल 15 कंट्री को मिलाकर ये एक इस तरीके से यूएसएसआर बना लेते हैं। और यहां पर ये जो डिसइंटीग्रेशन होता है, मतलब ये 15 कंट्री अलग हो जाती है और सिर्फ रशिया रह जाता है, और यहां पर इसके बाद इसको कहते हैं एंड ऑफ कोल्ड वॉर। और 1991 का जो टाइम था ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इंडिया के लिए भी, क्योंकि यहां पर इंडिया में इकोनॉमिक क्राइसिस आया था बैलेंस ऑफ पेमेंट का, जिसके बाद इंडिया ने एलपीजी पॉलिसी को अडॉप्ट किया था। आगे मैं आपको इस वीडियो में सारी चीजें एक्सप्लेन करूंगा, उसके बाद आपका पॉलिटिकल साइंस इतना स्ट्रांग हो जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपने इस वीडियो के जरिए इतनी सारी चीजें सीख ली है जो अभी तक आपको अलाइन नहीं हो पा रही थी, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउ अब बात करते हैं कि हमने ये तो बात कर ली यूएसए था, यूएसएसआर था, किस तरीके से बैलेंस ऑफ पावर थे, क्या पैक्ट बने, ये सारी चीजें। अब बात करते हैं चैलेंजेस ऑफ बाइपोलैरिटी की। बाइपोलैरिटी के चैलेंजेस क्या थे, ये है बाइपोलैरिटी कहते हैं। पोल का मतलब क्या होता है, एक नॉर्थ पोल एक साउथ पोल है, तो दो ही पोल है ना, तो इसको बोलते हैं बाइपोलैरिटी, ठीक है। तो वैसे ही एक वेस्टर्न अलायंस था, एक ईस्टर्न अलायंस था, ये क्या था, एक तरीके से बाइपोलर था, बाइपोलर वर्ल्ड था, यानी कि दुनिया दो भाग में बटी हुई थी, एक रशिया के तरफ था, एक आपका अमेरिका की तरफ। लेकिन यहां पर कुछ कंट्रियां ऐसी थी जिन्होंने बोला कि हम इन दोनों में से किसी के साथ भी नहीं जाएंगे, हम क्या काम करेंगे, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट नैम बनाएंगे। ये बेसिकली स्टार्ट कैसे होता है वो समझ लेती। तीन लीडर थे जिन्होंने 1956 में एक मीटिंग करी, जिसमें नेहरू थे इंडिया से, जोसेफ ब्रोज टीटो थे यूगोस्लाविया के, और गमाल अब्दुल नजीर थे इजिप्ट के। इन तीनों ने एक साथ मीटिंग करी। एक साथ मीटिंग करने के बाद ये डिसाइड करते हैं कि अब हम नैम बनाएंगे। लेकिन उससे पहले मैं अब्दुल नजीर के बारे में आपको एक चीज बता देता हूं कि आपने सुना होगा सुएज कैनाल, पहले जब ब्रिटिशर्स इंडिया आते थे तो उन्हें बहुत लंबा ऐसे घूम के केप ऑफ गुड होप अफ्रीका की तरफ से घूम के ऐसे आना पड़ता था। यहां पर एक मेडिटेरियन सी था और यहां पर ऐसे करके आपका एक रेड सी था। तो मेडिटेरियन सी और रेड सी के बीच में इन्होंने क्या काम करा, इजिप्ट से एक कैनाल बनाई जिसको हम कहते हैं सुएज कैनाल, ताकि यहां पर ये जो यूरोपियन कंट्री है डायरेक्ट यहां से एक्सेस पा सके, ऐसे आ सके, इतना लंबा ना घूमना पड़े। ये जो सुएज कैनाल थी इसको नेशनलाइज कर देते हैं 1956 में, ठीक है। 1956 में अब्दुल नजीर जो इजिप्ट के रूलर थे, उन्होंने बोला कि अब इसको नेशनलाइज कर देते हैं। नेशनलाइज मतलब अब इजिप्ट का कंट्रोल होगा, इजिप्ट डिसाइड करेगा यहां से कौन शिप जाएगा कौन शिप नहीं जाएगा, किससे कितनी हम फीस चार्ज करेंगे। और इसकी वजह से एक इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट राइज हो जाता है, जो मैं आपको बाद में बताऊंगा। आपको देखने को मिलेगा इजराइल के साथ बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्ट होता है, 6 डेज वॉर एंड ऑल, ये पैलेस्टीन का वो पूरा का पूरा कॉन्फ्लिक्ट है, ठीक है। तो ये तीन लीडर्स मिलके मिलके नैम की एक तरीके से फाउंडेशन रखते हैं। अदर लीडर्स थे, अदर दो और लीडर्स थे जिन्होंने इस पूरे इनिशिएटिव को सपोर्ट किया, जिनका नाम है सुक्रानो, इंडोनेशिया के, ये फर्स्ट प्रेसिडेंट थे इंडोनेशिया के। एक था ख्वामे नक्रूम, ये गहाना के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे, तो ये याद रखिएगा। ये पांच लीडर मिलकर
बनाते हैं नेम, नॉन अलाइंग मूवमेंट, ठीक है। और इसकी फर्स्ट जो सबमिट होती है नेम की, वो 1961 में बेलग्रेड में होती है। और जैसे ही ये सबमिट होती है पहली, यहां से ऑफिशियली नेम स्टार्ट होता है। तो नेम का याद रखिएगा, 1961 से नेम स्टार्ट हुआ था। और मैंने आपको बताया 1962 के टाइम पे आपको क्यूबन मिसाइल क्राइसिस वगैरह भी देखने को मिलेगी, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसकी 18 सबमिट हुई थी 2019 में बाकू, अजरबैजान, अजरबैजान की कैपिटल है बाकू। यहां पर 120 मेंबर स्टेट्स थे और 17 ऑब्जर्वर कंट्रीज थी। और 19th सबमिट जो हुई है वो आपके 2024 में हुई है, ये आपका कंपाला, युगांडा के अंदर, ठीक है। तो याद रखिएगा। अब बात करते हैं पॉलिसी क्या थी, नैम की पॉलिसी क्या थी। देखिए, नैम की पॉलिसी कभी आइसोलेशन की नहीं थी। नैम की जो पॉलिसी है वो कभी आइसोलेशन की नहीं थी। आइसोलेशन का मतलब क्या है कि आइसोलेशन का मतलब है ना ही यूएसए के साथ जाएंगे, ना ही यूएसएसआर के साथ जाएंगे, ये पॉलिसी थी। ये होती है आपकी आइसोलेशन पॉलिसी, सिर्फ नैम कंट्रीज के बीच में रहेंगे, ऐसा कुछ नहीं था। यहां पर नैम की फिलॉसफी ये थी कि हम इनके साथ, ऐसे नहीं है कि एक हम यूएसए के साथ चले गए अब यूएसएसआर के अगेंस्ट हो गए, या यूएसएसआर के साथ चले गए यूएसए के अगेंस्ट हो गए, नहीं। अगर हमें फायदा हो रहा है यूएसए से तो हम यूएसए से भी ट्रेड करेंगे, अगर हमें फायदा हो रहा है यूएसएसआर से तो दोनों से, उससे भी ट्रेड करेंगे। हम दोनों से ट्रेड करेंगे, हमारा जो नेशनल इंटरेस्ट होगा उसको प्रायोरिटी पे देंगे। हम, ऐसा नहीं होगा कि एक दोस्त को चुन लेंगे, हमारे लिए दोनों ही दोस्त है। तो इंडिया जो नैम की फिलॉसफी थी वो ये थी। अब आइसोलेशन की फिलॉसफी किसकी थी? आइसोलेशन की फिलॉसफी थी जब अमेरिका क्या था, अमेरिका पहले आपको बता दूं कि ब्रिटेन की कॉलोनी था। अमेरिका ब्रिटेन की कॉलोनी था, लेकिन अमेरिका के अंदर एक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस होता है, जिसके बाद 1787 में उसको आजादी मिल जाती है। और आजादी मिलने के बाद अब एक इंडिपेंडेंट कंट्री बन जाती है। अब वो अपने आप को डेवलप करने में और उन सब में बिजी था। कब कब तक? वर्ल्ड वॉर फर्स्ट तक। वर्ल्ड वॉर फर्स्ट तक अमेरिका को कोई लेना देना नहीं था दुनिया से, उसकी उसका जो इन्वॉल्वमेंट था वर्ल्ड पॉलिटिक्स में वो कुछ भी नहीं था। और यही जो पॉलिसी थी ये होती है आइसोलेशन की पॉलिसी। तो अमेरिका ने, जब से अमेरिका आजाद हुआ था टिल वर्ल्ड वॉर फर्स्ट यानी कि 1914 तक, यहां तक उसने अपने आप को आइसोलेट किया हुआ था। वो पूरी दुनिया से कट ऑफ था, एक तरीके से सिर्फ ट्रेड चलता था, व्यापार वगैरह करता था, लेकिन पॉलिटिकल इंटरेस्ट नहीं था। इकोनॉमिक इंटरेस्ट था बट पॉलिटिकल इंटरेस्ट नहीं था। पॉलिटिकल इंटरेस्ट उसको कब आया? वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के बाद, और उसके बाद वर्ल्ड वॉर सेकंड के बाद तो पूरी दुनिया पे ही कब्जा कर लिया एक तरीके से उसने, ठीक है। और यहां पर आप ये सारी चीजें समझ चुके हैं। अब बात करते हैं न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर की। अब जैसे ही 1945 के बाद बहुत सारी कंट्रियां आजाद हुई, जैसे इंडिया आजाद हुआ, चाइना आजाद हुआ, तो ये सब चीजें नई नई कंट्री आई। तो यहां पर इनके पास जो सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि एक तो डेवलप नहीं है, पॉवर्टी बहुत ज्यादा है, हंगर है, अनएम्प्लॉयमेंट है, इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं है। तो इन सबको डेवलप करने के लिए इन सब को फंड की जरूरत थी। तो उसके लिए फंड किसके पास है? वेस्ट के पास सबसे ज्यादा है। तो इन्होंने बोला कि एक तरीके से ये इन कंट्रीज को फंड करना स्टार्ट करेंगे। तो इसका मेन मोटिव क्या था? टू एड्रेस नॉन अलाइंग कंट्रीज, मोस्टली लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज, जिनको हम एलडीसीज भी कहते हैं, इनके लिए ये बनाया गया था, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। नाउ, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, यूएनसीटीएडी, ठीक है। जिसको भी पता है कमेंट बॉक्स में बताइएगा यूएनसीटीएडी कब बना था, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है यूएनसीटीएडी। अब इसकी ना एक रिपोर्ट पब्लिश होती है, रिपोर्ट पब्लिश होती है इसकी। तो ये रिपोर्ट में क्या आता है? ये रिपोर्ट पब्लिश करते हैं टुवर्ड्स अ न्यू ट्रेड पॉलिसी फॉर डेवलपमेंट, टुवर्ड्स अ न्यू ट्रेड पॉलिसी फॉर डेवलपमेंट इन 1972। अब 1972 में जब अगर आप इन्वायरमेंट पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि यहां पर बहुत बड़ी समिट्स हो रही थी, साथ के साथ इन्वायरमेंटल डेवलपमेंट भी हो रहे थे, ठीक है। जो हम इन्वायरमेंट का चैप्टर पढ़ेंगे वहां पर आपको देखने को मिलेगा। नाउ, अब ये क्या कहते हैं? अब ये कहता है कि आप ये समझिए कि ये जो न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर है, इसका मेन पर्पस क्या है? इसने प्रपोज किया रिफॉर्म्स इन ग्लोबल ट्रेडिंग सिस्टम। अब पूरी दुनिया में जो ट्रेड हो रहा है उसको कैसे रिफॉर्म किया जाए। देखिए, अब अमेरिका पूरी दुनिया की इकोनॉमी पे धीरे धीरे कंट्रोल कर रहा था, ठीक है। अब अमेरिका चाहता था कि ये पूरा का पूरा ट्रेड वो कंट्रोल करे और उसमें रिफॉर्म आए, ठीक है। सारी चीज आप अमेरिका के रेस्पेक्ट में समझेंगे, आप सारी चीज रशिया के रेस्पेक्ट में समझेंगे, क्योंकि वर्ल्ड पॉलिटिक्स वहीं से चलती है। इन्होंने यहां पे प्रपोज क्या किया कि इन्होंने बोला कि ये जितने भी लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज के नेचुरल रिसोर्सेज है ना, उनको वापस कर दो। कौन वापस कर दे? ये जो
आपकी यूरोपियन कंट्रीज है जहां पर कॉलोनीज थी। मान लीजिए कि अफ्रीका की एक कंट्री है, वहां के गोल्ड माइन पर कब्जा कर रखा है किसने, फ्रांस ने या ब्रिटेन ने। तो ये कह रहे हैं कि इनको वापस करो उन्हीं कंट्रीज को, ताकि वो अपने आप को डेवलप कर सके। प्लस यहां पर एक्सिस दो, जो वेस्टर्न मार्केट है, जो लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज है उनको वेस्टर्न मार्केट का एक्सेस दो। फॉर एग्जांपल मान लीजिए इंडिया है, तो इंडिया को यूरोप की मार्केट का एक्सेस दो, अमेरिका की मार्केट का एक्सेस दो। यहां पर ये जो टेक्नोलॉजी का कॉस्ट है उसको रिड्यूस करो। यानी कि जो वेस्ट है, वेस्ट क्या करता था, अगर वो आपको कोई भी टेक्नोलॉजी दे रहा है उसके लिए बहुत ज्यादा पैसे चार्ज करता था। फॉर एग्जांपल इंडिया ने राफेल लिए फ्रांस से, तो बहुत पैसा दिया है ना इंडिया ने वहां पे। उन्होंने एक चिप थी, उस चिप को देने से मना कर दिया। तो इस तरीके से उन्होंने बोला कि आप जो इतना ज्यादा चार्ज कर रहे हो टेक्नोलॉजी का, उसको रिड्यूस करो, वो तभी आगे डेवलप हो पाएंगे। फोर्थ चीज थी प्रोवाइड, जो आपका ग्रेटर रोल है इंटरनेशनल इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन का, वो प्रोवाइड करो। यानी कि प्रोवाइड लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज अ ग्रेटर रोल इन इंटरनेशनल इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन, जैसे कि आईएमएफ में, वर्ल्ड बैंक में, जितने भी इंटरनेशनल इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन है उनके अंदर इनको एक तरीके से रिप्रेजेंटेशन दो, इनका ग्रेटर रोल होना चाहिए। तभी जाकर ये, चाहे वो लोन लेने से रिलेटेड हो, क्योंकि उनको प्रायोरिटी दोगे तभी वो लोन ले पाएंगे। तो ये चीजें हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नाउ, अब इंडिया का क्या रोल था इस पूरे कोल्ड वॉर में? इंडिया का क्या रोल था? देखिए, इंडिया का रोल यह था, तो सबसे पहली चीज की कोरिया वॉर में नेहरू ने मीडिएट कराया था, क्योंकि इंडिया नॉन वायलेंस की फिलॉसफी का अडॉप्ट करता है। मेन चीज फिर क्या थी, इंडिया ने नैम को फाउंड किया था। इंडिया ने बोला कि हम किसी एक ग्रुप को ज्वाइन नहीं करेंगे, ना ही अमेरिका को ज्वाइन करेंगे, ना यूएसएसआर को, हम दोनों के साथ ही ट्रेड करेंगे, हमारे लिए दोनों ही दोस्त है। फिर सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप। जब 1971 में इंडिया का और पाकिस्तान का वॉर हुआ और अमेरिका ने इंडिया की हेल्प करने से मना कर दिया, इंडिया ने अपनी 7th फ्लीट को इंडियन ओशियन में भेज दिया इंडिया पर अटैक करने के लिए। उस वक्त इंडिया ने ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप साइन की यूएसएसआर के साथ 20 साल के लिए, यानी कि 1991 में वो खत्म हो जाती। अब जैसे ये ट्रीटी साइन होती है, वैसे ही इंडिया को सपोर्ट करने के लिए वॉर में यूएसएसआर अपनी न्यूक्लियर सबमरीन भेज देता है यूएसए को काउंटर करने के लिए। अब यूएसएसआर तो पहले से ही चाहता था कि अमेरिका के साथ कोई ना कोई कॉन्फ्रंटेशन हो, तो वो यहां पर इसलिए इंडिया को सपोर्ट भी करने लगा और अमेरिका को काउंटर भी करने लगा। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब कुछ ट्रीटीज की बारे में बात कर लेता हूं, कि जो कुछ ट्रीटीज थी आर्म्स कंट्रोल ट्रीटी, जैसे कि एक होती है आपकी स्ट्रेटेजिक आर्म्स लिमिटेशन टॉक, ये टॉक थी, ठीक है, सॉल्ट 1 कहते हैं, नवंबर 1969 में हुई थी। जो आपका यूएसए की तरफ से रिचर्ड निक्सन थे, यूएसएसआर की तरफ से लियोनिड थे, और रिजल्ट आता है कि एंटी बैलिस्टिक मिसाइल ट्रीटी 1972 में साइन होती है। ठीक है, एंटी बैलिस्टिक मिसाइल बहुत सबसे पावरफुल होती है। बैलिस्टिक मिसाइल आपने देखा होगा, ब्रह्मोस का नाम सुना होगा, वो भी एक तरीके की बैलिस्टिक मिसाइल है, और ब्रह्मोस कैपेबल है न्यूक्लियर वेपन को ले जाने के लिए। तो इसलिए बैलिस्टिक मिसाइल बहुत ही ज्यादा खतरनाक होती है। तो यहां पर इन्होंने ट्रीटी की कि हम इन बैलिस्टिक मिसाइल को कंट्रोल करेंगे, ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइल्स नहीं बनाएंगे। आज भी ईरान ने सबसे ज्यादा, जो अपने आप को बचाने के लिए अमेरिका से, उसने बैलिस्टिक मिसाइल सबसे ज्यादा बना के रखी हुई है, कि इनकेस अमेरिका उस पर अटैक करता है तो वो बैलिस्टिक मिसाइल से ही अटैक करेगा। फिर स्ट्रेटेजिक आर्म्स लिमिटेशन टॉक सॉल्ट 2 हुई थी 1972 में। यूएसए से थे जिमी कार्टर, यूएसएसआर से थे अगेन वही लियोनिड, और रिजल्ट होता है ट्रीटी ऑफ द लिमिटेशन ऑफ स्ट्रेटेजिक ऑफेंसिव आर्म्स इन वियना। ठीक है, तो ये कहां पर होता है? वियना के अंदर। कब साइन होता है? 1979। यानी कि सॉल्ट 2 का रिजल्ट क्या था? वो ये था रिजल्ट 1979 का। फिर आपका आता है स्ट्रेटेजिक आर्म रिडक्शन ट्रीटी, जिसको हम स्टार्ट 1 कहते हैं। मॉस्को में स्टार्ट हुई थी 1991 में। ठीक है, यूएसए से थे आपके जॉर्ज बुश, और यूएसएसआर से थे माइखेल गॉर्बेचेव। फिर आपकी स्ट्रेटेजिक आर्म रिडक्शन ट्रीटी थी स्टार्ट 2, मॉस्को अगेन 1993। यूएसए से थे जॉर्ज बुश, और रशिया से थे बोरिस येल्टसिन। अब ये वाली चीज अलग क्यों हो जाती है? देखिए, 1991 में तो यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन हो गया है, अब सिर्फ क्या बच गया? रशिया बच गया। इसीलिए इससे पहले यूएसएसआर था, लेकिन यहां पर आपका रशिया आ जाता है, बोरिस येल्टसिन। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सारी ट्रीटी हुई थी, और ये ट्रीटी आप क्रोनोलॉजी में याद रखेंगे, नाम याद रखेंगे, ये सारी चीजें फैक्चुअल डेटा आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑलराइट, तो आज के लिए इतना ही। ये पूरा चैप्टर यहां पर कंप्लीट हो गया है। जिसको जो भी डाउट है, अगर कोई अपनी कुछ स्टोरी पता हो, किसी को कुछ ऐसे ट्रिक्स बताना चाहता हो, तो वो कमेंट बॉक्स में बता सकता है। पूरी की पूरी सीरीज आपको यहां पर मिलेगी। इस पूरे चैनल पर पूरा पॉलिटिकल साइंस आपको मिलेगा, चाहे वो किसी भी एग्जाम से रिलेटेड हो, आपको 12th का हो, आपको नेट जेआरएफ का हो,
एकेडमिक्स का हो, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन का, सारा इन्फॉर्मेशन, सारा डेटा मैं आपको यहाँ पर प्रोवाइड कराऊंगा। यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं आप, वो सब आपको यहाँ पर मिल जाएगा। तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।